आज के व्याख्यान में हम मुग़ल साम्राज्य में जो भूमि व्यवस्था और गाँवों का जो एक सिस्टम था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमोद, मुग़ल काल में इतिहासकार मोरलैंड कहते हैं कि मुग़ल काल में सन 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 10 करोड़ थी। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मुग़ल काल में भारत की जनसंख्या 1600 ईस्वी में कितनी थी? 10 करोड़। तो अकबर के समय भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाने वाले पहले इतिहासकार थे मोरलैंड। कितनी लगाई उन्होंने अनुमान भारत की जनसंख्या का उस समय? 10 करोड़। अब मुग़ल काल में एक इलाके वो होते थे गैर अम्लीय क्षेत्र। गैर अम्लीय क्षेत्र वे क्षेत्र होते थे जो मुग़ल राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे, मुग़लों के प्रभाव क्षेत्र से बाहर थे और उन इलाकों के राजा उनसे कर एकत्रित करते थे। हाँ, ये मुग़ल कालीन जो भूमि व्यवस्था थी यहाँ प्रचलित नहीं थी। यहाँ के जो राजा थे वो अपने हिसाब से यहाँ कर वसूलते थे और चूँकि ये जो इन इलाकों के जो शासक होते थे, राजा होते थे, वो मुग़लों की अधीनता स्वीकार करते थे, इसलिए अपने द्वारा वसूल किए गए कर में से एक निश्चित राशि पेशकश के रूप में बादशाह को अदा कर देते थे। तो ये जो इलाके होते थे जो मुग़ल राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे, किंतु इन इलाकों से वसूल किए गए करों का एक हिस्सा बादशाह को पेशकश के रूप में भेजा जाता था, वो इलाके कहलाते थे गैर अम्लीय क्षेत्र। एक भूमि का प्रकार था नानकर। नानकर और बंध, ये दो प्रकार की भूमि। नानकर भूमि वो भूमि होती थी जो करमुक्त होती थी। नानकर ये करमुक्त भूमि होती थी। इस प्रकार की भूमि प्राप्त करने वालों से भू राजस्व वसूल नहीं किया जाता था। समझ में आ गया? ये या तो जमींदारों को दी जाती थी या फिर विशेष कृपा प्राप्त व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी। जमींदार जो होते थे वो गांवों में अपने अपने एरिया से भू राजस्व इकट्ठा करते थे और उसके बाद उनको तहसील स्तर पर, परगना स्तर पर आमिल के वहाँ पहुँचाते थे। जमींदारों को कुल उपज का 10वां भाग मिलता था अपने मेहनताने के रूप में। ये उन जमींदारों को मिलता था जो जमींदार भू राजस्व वसूली का कार्य खुद करते थे और उनको आगे तक उस वसूले गए भू राजस्व को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाते थे। तो जिन इलाकों में राज्य जमींदार की मदद से भू राजस्व वसूल करता था, ऐसे इलाकों के जमींदारों को उनकी उपज, कुल उपज का 10वां हिस्सा उनके मेहनताने के रूप में दिया जाता था। और जब राज्य दसवां हिस्सा कुल उपज का, ये मेहनताना था, इसको मालिकाना कहते थे। क्या कहते थे इसको? मालिकाना। अब गांवों के प्रकार हम देखें तो 5 प्रकार के गांव मुगल काल में प्रचलित थे। असली गांव, दाखिली गांव, असली गांव, दाखिली गांव, एम्मा गांव, रेती गांव और जमींदारी ग्राम। असली, दाखिली, एम्मा, रेती और जमींदारी, ये 5 प्रकार के गांव थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुगल काल में गांवों के कितने प्रकार थे? 5। असली, दाखिली, एम्मा, रेती और जमींदारी। असली गांव किसको कहते थे? पूर्ण रूप से बसा हुआ जो पुराना स्थापित गांव होता था वो असली गांव होता था। दाखिली गांव किसको कहते थे? नए तौर पर विकसित गांव दाखिली गांव कहलाता था, जो अभी नया बसा हो, नया बसा हो।
वो गांव दाखिली गांव, जहां लोग अभी अभी ही दाखिल हुए हों, जिस एरिया में, जिस ज़मीन पर लोगों का दाखिला अभी अभी हुआ हो और उन्होंने वहाँ नया नया गांव बसाया हो, वो गांव क्या कहलाते थे प्रमोद? दाखिली गांव। फिर तीसरा गांव का प्रकार होता था एम्मा गांव। जिन गांवों को कर मुक्त अनुदान दिए जाते थे, जिन गांवों को कर मुक्त अनुदान दिए जाते थे, वो गांव एम्मा गांव कहलाते थे। मतलब इन गांवों की भूमि पर सरकारी कर्मचारी कोई भू राजस्व वसूल नहीं करते थे। क्यों नहीं वसूल करते थे ऐसे गांवों से? क्योंकि या तो ऐसे गांव किसी धार्मिक व्यक्ति को दे दिए गए हों, या किसी धार्मिक संस्था को दान में दे दिए गए हों, है ना। तो जो गांव मदद मास के रूप में, जिस गांव की जमीन मदद मास के रूप में दान में दी गई हो, माफी के रूप में और वक्फ के रूप में धार्मिक संस्था को दान में दे दी गई हो, तो ऐसे गांवों से सरकारी कर्मचारी कर वसूल नहीं करते थे। मालगुजारी मुक्त गांव होते थे ये। तो ऐसे गांवों को एम्मा ग्राम कहा जाता था। और चौथे गांव रेती गांव, जो गांव जमींदारों के ताल्लुकों से बाहर थे, जमींदारों के एरिया से बाहर थे। हर जमींदार के पास लगभग 10 से लेकर के 50-100 गांव तक होते थे, छोटे जमींदारों से लेकर बड़े जमींदारों तक। ये जमींदार भारतीय ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ थे। तो जो गांव जमींदारों के इलाकों से बाहर होते थे, स्वतंत्र होते थे, जहां कोई जमींदारों का वर्चस्व प्रभाव नहीं होता था, वो गांव कहलाते थे रेती गांव। और जमींदारी गांव किसको कहते थे? जो जमींदारों के इलाके वाले गांव होते थे, जमींदारों के पास जो गांव होते थे, वो क्या कहलाते थे? जमींदारी ग्राम कहलाते थे। और ये गांव क्या करते थे? जमींदार को पेशकश देते थे। तो इस प्रकार के मुगल काल के 5 गांव ये हमने पढ़ लिया। असली गांव, दाखिली गांव। असली गांव तो पुराना स्थापित गांव, दाखिली गांव अभी अभी नया बना हुआ गांव। 2 तो ये हो गए, एक रेती गांव और जमींदारी गांव। रेती गांव कौन से? जो जमींदारी इलाकों के, जमींदारों के इलाकों से बाहर के गांव होते थे, वो रेती गांव। और जमींदारी गांव किसको कहते? जो जमींदारों के इलाके वाले गांव होते थे, प्रभाव वाले गांव होते थे, जमींदारों की जमींदारी वाले जो गांव होते थे, जमींदारी क्षेत्र के स्थित गांव, वो कहलाते थे जमींदारी गांव। उसके बाद एक एम्मा गांव, जिन गांवों को कर मुक्त अनुदान दिए जाते थे मदद मास, माफ़ी या वक्फ के रूप में, वो गांव कहलाते थे एम्मा गांव। तो ये 5 प्रकार के गांव हमने पढ़ लिए। एक होते थे जागीरदार। मनसबदार भी जागीरदार ही होते थे। समझ में आया? मनसबदारों को जब नकद वेतन दिया जाता था तो वो मनसबदार कहलाते थे नकदी। और जिन मनसबदारों को नकद वेतन के बजाय भूमि के रूप में, जिनको भूमि जागीर दे दी जाती थी, वेतन के बदले भूमि प्रदान कर दी जाती थी, जागीर प्रदान कर दी जाती थी, वो मनसबदार कहलाते थे जागीरदार। समझ में आ गया? तो मनसबदार भी क्या होते थे? मतलब जागीरदार भी क्या होते थे? मनसबदार होते थे। वो ऐसे मनसबदार होते थे जिन्हें नकद वेतन के बदले जागीर प्रदान की जाती थी, जिसकी आमदनी वो अपने पास वेतन के रूप में रखते थे। समझ में आ गया? मनसबदार के पास जो ये जागीर होती थी, ये आनुवांशिक नहीं होती थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मनसबदारों के पास आमतौर पर कोई जागीर 4 वर्ष तक रहती थी। 4 वर्ष बाद मनसबदार का उस जागीर से ट्रांसफर कर दिया जाता था। या तो उसको नकदी मनसबदार बना दिया जाता, नकद वेतन देना शुरू कर दिया जाता, और या नकदी वेतन नहीं देते और उसको जागीरदार के रूप में ही रखना होता तो किसी दूसरी जागीर में उसको भेज दिया जाता था, जहाँ रह कर के वो वेतन के बदले उस जागीर से होने वाली आय का उपभोग करे। तो
कोई भी जागीर किसी मनसबदार के पास आनुवांशिक नहीं होती थी और 4 वर्ष से अधिक तक उसका कब्जा उस जागीर पर नहीं रहता था, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो मनसबदारों का ट्रांसफ़र नियमित अंतराल पर होते थे। अकबर जागीरदारों का ट्रांसफ़र, मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की। वो जागीरदारों का हस्तांतरण इसलिए करता था क्योंकि वह उन्हें स्थायी नहीं होने देना चाहता था, ताकि वो शक्तिशाली नहीं बन जाए। तो जागीर का आपको बताया, वो भूमि जागीर कहलाती थी जो मनसबदारों को वेतन के बदले दी जाती थी, वो कहलाती थी जागीर भूमि। जागीरदार और जमींदारों में अंतर था। जमींदार तो वंशानुगत होते थे, जबकि जागीरदार वंशानुगत नहीं होते थे। जागीरदार क्या होते थे? एक प्रकार के मनसबदार होते थे, सरकारी कर्मचारी होते थे, सरकारी अधिकारी होते थे। मनसबदार जागीरदार होते तो वो मनसबदार, लेकिन उनको वेतन के बदले जागीर दे दी जाती, इसलिए वो जागीरदार कहलाते थे बोलचाल की भाषा में। और वो आनुवांशिक नहीं होते थे जागीरदार, जबकि जमींदार क्या होते थे? पैतृक होते थे, आनुवांशिक होते थे। पिता की मृत्यु के बाद उसकी जमींदारी उसके पुत्र को मिल जाती थी, लेकिन किसी जागीरदार की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को वो जागीर मिले जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके पुत्र की योग्यता पर निर्भर करता था कि वो किस श्रेणी का मनसबदार है। अगर निम्न श्रेणी का मनसबदार के रूप में अगर वो अपॉइंट हुआ है राज की सेवा में, तो उसकी जागीर छोटी होगी वेतन कम के हिसाब से। तो जागीर और जागीरदार और मनसबदार में ये होता था कि जागीरदार का ट्रांसफ़र हो सकता था, दूसरा अंतर, जबकि जमींदार का ट्रांसफ़र नहीं होता था। अपने इलाके की भूमि पर राजस्व वसूल करना उसका वंशानुगत अधिकार था। वंशानुगत अधिकार वाली भूमि को वतन जागीर कहते थे। अर्थात किसी जागीरदार को, किसी मनसबदार को यदि उनके मूल निवास वाले इलाके में ही जागीर प्रदान कर दी जाती तो वो जागीर कहलाती थी वतन जागीर। जैसे अकबर ने क्या किया? राजपूत राजाओं को उनके उनके इलाकों में ही उनको जागीरदार बना दिया। जैसे आमेर के थे, कछवा या जयपुर के थे, तो उनको वो उनका जो एरिया था वो उनको खुद को जागीर के रूप में दे दिया। मारवाड़ के राठौड़ों को मारवाड़ का इलाका जागीर के रूप में वहीं दे दिया। तो जो जहाँ के निवासी थे वहीं की भूमि उनको जागीर के रूप में दे दी, तो वो कहलाए, ऐसी जागीर कहलाती थी वतन जागीर। ये केवल राजपूतों को दी जाती थी, राजपूत मनसबदारों को। राजपूत मनसबदारों को ही केवल वतन जागीर प्राप्त करने का अधिकार था। जमींदार जो अपने इलाकों से, अपने एरिया के गांवों से भू राजस्व वसूल करके सरकारी कर्मचारियों के पास जमा कराते थे, उनको कमीशन के रूप में उपज का 10% तो मिलता ही था, कभी कभी 25% तक भी कमीशन के रूप में उनको मिल जाता था। वतन जागीर एक प्रकार की वंशानुगत मानी जाती थी, जो राजपूतों को ही प्राप्त होती थी। वतन जागीर को मुगल साम्राज्य में मिलाने की पहली बार प्रयास किया औरंगजेब ने, जब उसने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद उसके शिशु पुत्र अजीत सिंह की जागीर को अपने मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया था, है ना। जमींदार का भूमि पर वंशानुगत अधिकार होता था, लेकिन वो जमींदार भूमि का मालिक नहीं था। कैसे? अगर वो नियमित भू राजस्व अदा नहीं करता, अपने इलाके की भूमि से भू राजस्व वसूल करके सरकारी खजाने में जमा नहीं करवा पाता, तो ऐसे जमींदारों की जमींदारियां जब्त कर ली जाती थी। यद्यपि भू राजस्व वसूली का उसका वंशानुगत अधिकार था भूमि पर, लेकिन भूमि का मालिक नहीं था जमींदार। भूमि का मालिक तो कौन था? बादशाह, सारे भूमि का। अब भूमि में जैसे मददे मास भूमि अनुदान, एक प्रकार का भूमि अनुदान होता था, मददे मास। मददे मास भूमि अनुदान किसको दिया जाता था? ये भूमि अनुदान सद्रु सुदूर बांटता था। सद्रु सुदूर के पास ये पावर होता था कि वो मददे मास जैसी भूमि का मददे मास भूमि अनुदान दे। भूमि अनुदानों को बांटने का काम किसका होता था? सद्रु सुदूर का। तो मददे मास अनुदान किसको दिया जाता था सद्रु सुदूर के द्वारा? धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों और ज़रूरतमंद लोगों को, जिनकी मदद की आवश्यकता होती थी।
धार्मिक व्यक्तियों को, विद्वानों को, ज़रूरतमंदों में विधवा है, कोई गरीब है या कोई अपाहिज है, उनको स्थायी रूप से जीविकोयापन के लिए ये भूमि दी जाती थी। मदद मास की जो भूमि होती थी ये वंशानुगत होती थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे किसी व्यक्ति को मदद मास के रूप में एक गांव की ज़मीन दी, अब वो व्यक्ति मर गया तो उसका पुत्र उस भूमि पर अधिकार रखेगा, जीविकोपार्जन वो उस भूमि से करेगा। ये वंशानुगत भूमि होती थी। इसको सयूरगल भूमि भी कहते थे। मदद मास भूमि अनुदान को सयूरगल अनुदान भी कहते थे। समझ में आ गया? या तो ये अनुदान कौन वितरित करता था? सद्रुस सुदूर, जरूरतमंदों को करता था, धार्मिक व्यक्तियों को करता था, विद्वानों को करता था। इस मदद माश भूमि से या सयूरगल भूमि से लगान नहीं लिया जाता था। समझ में आ गया? तो व्यक्तियों को जो भूमि प्रदान की जाती थी वो सयूरगल या मदद माश कहलाती थी, और संस्थाओं को जो भूमि प्रदान की जाती थी वो कहलाती थी वक्फ। ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में। वक्फ अनुदान क्या होता था? जो धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था, किसी व्यक्ति विशेष को न देकर के किसी धार्मिक संस्था को दिया जाता था, तो वो भूमि और धन संपत्ति वक्फ कहलाती थी। तो वक्फ भी अनुदान सद्रु सुदूर बांटता था। एक अलतमगा जागीर भूमि का एक प्रकार होता था, ये भी एक प्रकार का अनुदान भूमि होती थी, अलतमगा जागीर। ये जहांगीर ने देना शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। धनजी सर, अलतमगा जागीर जहांगीर ने शुरू की। विशेष कृपा प्राप्त धार्मिक व्यक्तियों को वंशानुगत रूप से दी जाती थी, धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। विशेष कृपा प्राप्त धार्मिक व्यक्तियों को वंशानुगत रूप से दी जाने वाली जो जागीर होती थी, भूमि होती थी, भूमि जागीर, वो कहलाती थी अलतमगा जागीर। जहांगीर ने इसको शुरू किया और बाद में विशेष परिस्थितियों में बादशाह इसे रद्द भी कर सकता था। और एक होती थी खालसा भूमि, केंद्रीय सत्ता के अधीन भूमि, जिसका भू राजस्व सीधा सरकारी कर्मचारी वसूल करते थे और सीधा कहाँ जाता? केंद्रीय खजाने में। ये किसी जागीरदार को अलॉट नहीं की जाती थी। समझ में आ गया? तो ये हो गए आपके भूमि के प्रकार। खालसा भूमि साधारणतः राज्य की जो कुल भूमि होती थी उसका 20% होती थी। मुगल काल में कितना परसेंट? 20% हिस्सा होती थी। खालसा भूमि को जागीर भूमि में कन्वर्ट किया जा सकता था। किसी को जागीर के रूप में खालसा भूमि का कोई हिस्सा दे दिया जा सकता था, या कोई जागीर भूमि को खालसा भूमि में भी बदल सकते थे। ये इंटरचेंजेबल होते थे। जहांगीर के समय में खालसा भूमि का परसेंटेज सबसे कम था, लगभग 11%। आमतौर पर 20% खालसा भूमि रखी जाती थी, लेकिन जहांगीर के समय में जागीरें इतनी बांट दी गई कि खालसा भूमि बची ही नहीं। सीधे केंद्रीय सत्ता के अधीन जो भूमि होती थी वो बची ही नहीं, मात्र 11%, 1/9 भाग ही बची। औरंगजेब के टाइम में फिर ये वापस थोड़ी बढ़ी, 20% हो गई वापस खालसा भूमि। अकबर के समय में खालसा भूमि से होने वाली इनकम सबसे ज़्यादा थी और जहांगीर के समय में सबसे कम थी, क्योंकि जहांगीर के समय में खालसा भूमि थी ही बहुत कम, 1/9 भाग ही थी, 11% ही। तो खालसा भूमि से होने वाली इनकम जहांगीर के समय में सबसे कम थी। जागीरदार जो होते थे ये जितने भी, इन पर कंट्रोल रखने के लिए सावनीह निगार नामक एक अधिकारी होता था। सावनीह, छोटा नी, सावनीह निगार, ये एक अधिकारी होता था जो जागीरदारों पर कंट्रोल रखता था और जागीरदारों की गतिविधियों को केंद्र को रिपोर्ट करता था। जैसे कोई मनसबदार को जागीर दे रखी है और उस मनसबदार से वो जागीर वापस ले ली और अभी तक वो जागीर किसी को नए मनसबदार को अलॉट नहीं हुई है, तो वो जो जमीन होती थी, वो जागीर होती थी, बीच की अवधि में वो केंद्रीय शासन के अधीन रहती थी। वो कहलाती थी पे बाकी भूमि, पे बाकी जागीर, पे बाकी जागीर। अर्थात मुगल काल में वह जागीर जो एक मनसबदार से दूसरे मनसबदार को देने के बीच की अवधि में केंद्रीय शासन के अधीन रहती थी, पे बाकी जागीर कहलाती थी। और मोकासा अनुदान किसको कहते थे? मराठा सरदारों को जो अनुदान दिया जाता था वो मोकासा अनुदान कहलाता था। मराठा सरदारों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान मोकासा कहलाता था। एक होता था मुसादात। मुसादात किसको कहते थे?
अमीरों को, सामंतों को, मुगल अमीरों को, मुगल सामंतों को जरूरत पड़ने पर राज्य की ओर से जो ऋण दिया जाता था वो कहलाता था मुसादात। समझ में आ गया? एक टर्म आती है ददनी। मुगल काल में कारीगरों को अग्रिम जो राशि दी जाती थी, उनके मेहनताने के रूप, मेहनताने की जो राशि होती थी वो उनको एडवांस जो दे देते थे कार्य पूरा होने से पहले ही, वो कहलाती थी ददनी। समझ में आ गया? तो कारीगरों को दिया जाने वाला अग्रिम भुगतान ददनी कहलाता था। तो ये कुछ विशेष स्पेसिफिक टर्म्स हमने आज पढ़ी। अगले व्याख्यान में हम मुगल काल की कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे और मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमोद हमारा